हेलो फ्रेंड्स, मैं शिफाली गिरदेवाल आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल कंसल्टीज पे। और अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारी कंपोजिशन लेवी के लिए हमारे टर्म एंड कंडीशंस क्या हैं। यानी कि जो कंपोजिशन डीलर है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ लोगों को हमारे यहाँ पे कंपोजिशन लेवी अलाउ की है गवर्नमेंट ने जीएसटी के अंदर। तो कंपोजिशन लेवी लेने वालों को कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ उनकी रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी हैं जो उनके लिए थोड़ी डिट्रीमेंटल हैं, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलरेडी हम अपनी पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम टर्म एंड कंडीशन डिस्कस करेंगे, फिर उनको एक्चुअली में क्या पे करना है, क्योंकि कुछ अमाउंट उनको भी पे करनी होगी, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और उनका प्रोसीजर क्या होगा, मतलब उनको कौन से फॉर्म फिल करने होंगे, कितने दिन में करने होंगे, वो पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन एक कंपोजिशन डीलर के लिए क्या है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कंपोजिशन लेवी सिर्फ और सिर्फ गुड्स सेल करने वाले लोगों के लिए है, जो लोग गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, और जो लोग रेस्टोरेंट, सिर्फ उसका एक एक्सेप्शन था कि सर्विसेज के केस में सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विसेज जो है वो एग्जेम्प्टेड थी, मतलब उनको भी कंपोजिशन मिल जाएगी, वरना उनके अलावा सिर्फ गुड्स की सप्लाई करने वालों को कंपोजिशन मिलेगी। तो सबसे पहली कंडीशन कंपोजिशन लेवी की ये है कि आप टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे। जीएसटी में क्या होता है, किसी भी इनडायरेक्ट टैक्स में जो लेवी होती है उसका मतलब ये होता है कि आप जो जिसको आप सप्लाई कर रहे होते हैं, आप उनसे टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, देन आप वो टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहे हो। जब हम उस टैक्स को कलेक्ट करके पे करते हैं, कलेक्ट करके पे करने का मतलब क्या है, हम पहले एक अमाउंट इनपुट पे करते हैं और फिर आउटपुट पे, और सिर्फ अपने वैल्यू एडिशन का जो पेमेंट है वो मेरा नेट पेमेंट होता है। अब आप कलेक्ट करके टैक्स पे कर रहे हो, इसका मतलब वो आपकी कॉस्ट नहीं है, उसका कोई खर्चा, उसका कोई बर्डन आप पे नहीं है, आप सिर्फ कलेक्ट कर रहे हो और उतनी अमाउंट गवर्नमेंट को दे रहे हो। लेकिन कंपोजिशन लेवी में जब मैं बोल रही हूँ कि आप टैक्स कलेक्ट नहीं करोगे, तो टैक्स कलेक्ट नहीं करने का मतलब ये है कि जो आपको अमाउंट पे करनी है, भले वो आपको 5% या 3%, मतलब किसी स्लैब में से कुछ पे नहीं करना, लेकिन जो अमाउंट आपको पे करनी है वो आपको अपने पास से पे करनी है। अब आप अपने पास से उसको पे करेंगे तो वो किस तरीके से हमारी अकाउंटिंग में रिफ्लेक्ट होगा। अपने पास से पे करने का मतलब क्या होगा कि अब जो मेरा टैक्स है, जो अमाउंट मैं पे कर रही हूँ, वो मेरी कॉस्ट बन गई। यानी कि अब आपको उसे अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़ना है। इसका एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। लेट सपोज आपने 100 रुपीज में एक कुछ मशीनरी के पार्ट्स परचेज किए, फॉर एग्जाम्पल वो पार्ट्स आपने 100 में परचेज किए, तो आपको उनपे इनपुट पे आपको टैक्स लग के आया, क्योंकि कंपोजिशन का मतलब है कि आउटपुट पे आपको टैक्स नहीं लग रहा, बट इनपुट पे आपको टैक्स लग के आएगा इनवॉइस पे। तो आपने जो पार्ट्स परचेज किए उस पे लेट्स सपोज 18 रुपए का आपको टैक्स लग के आया, सीजीएसटी एसजीएसटी 9 रुपए आपको लग के आया। अब अगर आप कंपोजिशन में नहीं होते, तो जब आप उस पार्ट्स को सेल करते वक्त, लेट्स सपोज अब वो पार्ट्स आप 200 रुपए के सेल कर रहे हो, तो फिर जो आपको 36 रुपए देने थे अपने आउटपुट सप्लाई पे, वो आप कैसे पे करते? आप पहले 18 रुपए का क्रेडिट यूज करते जो हमने इनपुट पे दिया, और बाकी 18 रुपया कैश लेजर के थ्रू पे करते, और सारी अमाउंट वैसे आप कलेक्ट करते अपने रिसिपिएंट से जिनको आपने सप्लाई की है। लेकिन आप कंपोजिशन में हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप पे टैक्स लग के तो आएगा, लेकिन आप जब सेल करेंगे तो आप अपने इनवॉइस पे आप उस पे टैक्स नहीं लगाएंगे। इसका मतलब जितना का जितना मेरा टैक्स लग के आया, यानी कि पहले अगर मैं कंपोजिशन में नहीं हूँ तो 100 रुपए मेरी कॉस्ट है और 18 रुपए मेरी एक टेम्परेरी एसेट है जिसको मैं यूटिलाइज कर लूंगी बाद में। तो जब उसको यूटिलाइज कर लेंगे वो खत्म हो जाएगी, यानी कि 18 रुपए कुछ नहीं है, मेरे पास एक टेम्परेरी एसेट है फॉर द टाइम बीइंग। और जैसे ही आपने पेमेंट के टाइम पे उसको यूज कर लिया तो कॉस्ट आपकी 100 ही रुपीज रहेगी यहाँ पे। लेकिन जब आप कंपोजिशन लेवी में हो, इसका मतलब क्या है कि अब वो 18 रुपए मेरी कॉस्ट बन गई, तो अब मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू 118 रुपए है मेरे लिए। तो जब आप उसका सेल प्राइस डिसाइड करेंगे कि मुझे वो कितने में बेचना है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि अब वो मेरे लिए 118 की है। सेकंड, जब आप उसको सेल कर रहे हैं, तो अगर आप कंपोजिशन में नहीं होते तो क्या करते, मैं वो 36 रुपए अपने रिसिपिएंट से कलेक्ट करके तब गवर्नमेंट को पे करती। लेकिन अब आप कलेक्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप अपने बिल पे टैक्स नहीं लगाओगे, तो 8% 2% जो भी अमाउंट आपको पे करनी है वो भी आप अपने सेल प्राइस में पहले ही ऐड करेंगे, अगर आपको अपना मार्जिन मेंटेन करना है तो, क्योंकि उतनी अमाउंट से आपका मार्जिन अब कम हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन बहुत जरूरी है समझने के लिए कि अब आप टैक्स कलेक्ट नहीं करोगे। परसेंटेज कम हो गई, लेकिन वो परसेंटेज फाइनल बर्डन हो गई आप पे। सेकंड जो एक कंडीशन है हमारे कंपोजिशन डीलर के लिए, वो ये है कि आपको आईटीसी नहीं मिलेगा।
तो जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया, मैं सेम एग्जाम्पल में आपको समझा देती हूँ कि आईटीसी नहीं मिलने का मतलब क्या है कि पहले आप जो पेमेंट करते वो आप अपने इनपुट पे, जो आपने 18 रुपए पे किए थे, आप उनको यूटिलाइज करते, यानी कि 18 आप उससे पे कर देते और बाकी के 18 आप कैश लेजर के थ्रू पे करते। लेकिन यहाँ पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, इसका मतलब अब आपको भले ही 1% देना है, लेकिन वो 1% आपको कैश लेजर के ही थ्रू देना पड़ेगा। उसके लिए आप अपना क्रेडिट लेजर यूज नहीं कर सकते। तो जितनी भी आपकी आउटपुट पे आपकी लायबिलिटी आएगी वो आपको खुद ही पे करनी पड़ेगी। प्राइसिंग का आपको इसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी कैलकुलेशन आपको इन चीजों को ध्यान में रख के तब अपनी प्राइसिंग डिसाइड करनी पड़ेगी और अपने मार्जिन। देन नेक्स्ट आपकी कंडीशन है, एक जो अच्छी कंडीशन है, ये तो डिट्रीमेंटल है, लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात ये है कि आपको रिटर्न 1 महीने में 3 फाइल नहीं करनी, आपको रिटर्न 3 महीने में 1 फाइल करनी है। आपके रिटर्न का फॉर्म है GSTR4। GSTR4A में आपको डिटेल्स आएंगे अपने इनपुट की, जैसे बाकी सबको जाती हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि GSTR1 में सप्लायर अपनी डिटेल्स डालते हैं और फिर जिन जिनको डिटेल्स गई हैं, जिन जिन GST आइन्स पे, उनको रिफ्लेक्ट होती है। तो 4A के अंदर आप भी उनको उसी तरीके से एक्सेप्ट करेंगे डिटेल्स को, और आपको फिर GSTR4 में अपनी रिटर्न फाइल करनी है। साथ में जो हमारे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के रूल हैं, वहां पे भी कुछ जगह पे कंपोजिशन डीलर को एग्जेम्पशन दी गई है, यानी कि कुछ जगह पे आपको कम अकाउंट्स, मतलब आपको कम डिटेल्स मेंटेन करनी है। तो एक दो जगह पे, ऑल्दो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट कुछ जगह पे उनको एक बेनिफिट है कि उनको उतने डिटेल में मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे, जैसे स्टॉक रजिस्टर है या कुछ आपके जैसे प्रोडक्ट वाइज आपकी पूरी डिटेल है। अगर आप 10 प्रोडक्ट में डील विद कर रहे हैं तो वहां पे क्या आपको हर प्रोडक्ट की अलग अलग डिटेल मेंटेन करनी है, वहां पे कंपोजिशन डीलर को थोड़ा सा एक बेनिफिट होगा। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो ये है कि आपको कंपोजिशन लेवी तभी तक मिलेगी जब तक आपकी टर्नओवर 50 लाख है। अब जैसे आपकी टर्नओवर 50 लाख से क्रॉस हुई तो क्या होगा, जिस मोमेंट पे आपकी टर्नओवर 50 लाख से क्रॉस हो रही है तो अभी आप नॉर्मल टैक्सेशन में आ गए, मतलब आप सेक्शन 10 की लेवी से सेक्शन 9 की लेवी में आ गए। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो स्टॉक है, दैट इज इम्पोर्टेंट, आपका जो उस डेट पे स्टॉक है, आपके जो इनपुट्स हैं, इनपुट आपके किस किस में, जो आपके रॉ मटेरियल में, सेमी फिनिश गुड्स में या फिनिश गुड्स के अंदर जो इनपुट है उनका, प्लस आपकी कैपिटल गुड्स का आपको आईटीसी मिल जाएगा। यहाँ पे जिस दिन आप शिफ्ट होके 10 से 9 में आ गए, यानी कि जिस दिन आप नॉर्मल लेवी में आ गए, तो 50 लाख से क्रॉस करने का मतलब क्या है, ऑटोमेटिकली नॉर्मल लेवी में आ जाओगे। तो उस दिन के स्टॉक का आपको क्रेडिट, क्योंकि अब फिर आप आईटीसी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जैसे ही आप कंपोजिशन से बाहर निकले, नॉर्मल में आए, तो आप अब आईटीसी के लिए एलिजिबल हो गए, तो आपको फिर उस दिन का जो क्रेडिट उसका बेनिफिट मिल जाएगा। इनपुट का आपको फुल बेनिफिट मिलेगा, कैपिटल गुड्स का बेनिफिट आपको कुछ परसेंटेज पॉइंट्स उसमें से लेस करके तब मिलेगा, उसका आपको फुल बेनिफिट नहीं मिलेगा। जितनी भी उसकी लाइफ है उसके हिसाब से पर क्वार्टर कुछ 5% के करीब उसमें से आप कैलकुलेट करके वो रिड्यूस करेंगे, उसका आईटीसी आपको तब मिलेगा। तो ये कि आपका 50 लाख से क्रॉस होते ही ये आप पे इम्पैक्ट आएगा। देन नेक्स्ट प्रोविजन है कि कंपोजिशन से आप नॉर्मल लेवी में आ गए। अब अगर आप नॉर्मल से कंपोजिशन में जा रहे हो, राइट, क्योंकि दोनों कंडीशन हो सकती हैं कि आप नॉर्मल लेवी में आपने पहले रजिस्ट्रेशन कराया, क्योंकि कंपोजिशन लेवी ऑटोमेटिक नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने फॉर्म फिल किया तो 50 लाख से ऊपर हो तो आपको खुद ही कंपोजिशन लेवी मिल जाएगी, ये नहीं होगा। आपको कंपोजिशन लेवी के लिए हमेशा ही अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई आप कैसे करोगे, आप फॉर्म GST REG1 ही भरेंगे। GST REG1 में आपके पास ऑप्शन होगा कि आप वहीं पे टिक करके कंपोजिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि आपकी 50 लाख से ज्यादा टर्नओवर नहीं होगी और वो आपका होगा। बाकी इस प्रोसीजर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो हमारा प्रोसीजर वाला वीडियो होगा कंपोजिशन के लिए, इसमें हमको सारे फॉर्म सब कुछ डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे आप उल्टा हो रहा है, मतलब हम लेट सपोज कंपोजिशन से पहले नॉर्मल में आए थे, अब हम नॉर्मल से कंपोजिशन में जा रहे हैं, तो क्या होगा, नॉर्मल से अगर आप कंपोजिशन में जा रहे हैं तो आपके क्रेडिट लेजर में जितना भी अमाउंट है वो सारा का सारा लैप्स हो जाएगा। आपके स्टॉक में अभी जितने भी गुड्स हैं उससे रिलेटेड क्रेडिट आपका लैप्स हो जाएगा, यानी कि वो आपको वापस करना पड़ेगा। 2 हिस्से हैं इसके, वैसे आप टेक्निकली समझे, लेकिन ओवरऑल मिला के अगर मैं उसको मोटा मोटा बोलूँ तो ये कि आपका उस दिन आपके पास जितना भी क्रेडिट होगा वो पूरा का पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, वो क्रेडिट उस दिन खत्म हो जाएगा। उसको 2 हिस्सों में उन्होंने इस तरीके से बताया कि जो आपके स्टॉक वाला क्रेडिट है उसको तो आप वापस कर दोगे, यानी कि पे बैक कर दोगे, और उसके बाद भी अगर आपके क्रेडिट लेयर में कुछ बचता है तो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास क्रेडिट नहीं बचेगा। कब, जब आप
नॉर्मल से कंपोजिशन में जा रहे हो, देखो आपको ये चीज समझनी है, कंपोजिशन में मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो जब आप कंपोजिशन से नॉर्मल में जाओगे तो उस दिन से आपको क्रेडिट मिलने लगेगा, तो आपके ओपनिंग स्टॉक का मिलेगा उस डेट का। और जब आप नॉर्मल से कंपोजिशन में आ रहे हो तो आपको जो क्रेडिट मिल रहा था एक्चुअली में आपके उस डेट के स्टॉक का वो भी लैप्स कर जाएगा। सिंपल प्रोविजन। देन नेक्स्ट आप पे क्या कंडीशन अप्लाई होगी कि आपको टैक्स नहीं पे करना, जैसे मैंने पहले बताया था, लेकिन आपको एक अमाउंट पे करनी पड़ेगी, और वो अमाउंट एक्चुअली आप ही पे एक बर्डन होगी जिसको आप कलेक्ट नहीं करेंगे। तो अमाउंट क्या होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे उस अमाउंट के बारे में भी, ऑल्दो वो गवर्नमेंट को स्पेसिफाई करना है और अभी तो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई नहीं किया है। यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आपकी वो परसेंटेज आ जाती है, और जो परसेंटेज आपकी सीजीएसटी में अलग आएगी और एसजीएसटी में अलग आएगी, दो जगह पे आएगी, तो जो आपकी परसेंटेज आ जाएगी तब आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप पे बर्डन क्या आ रहा है कंपोजिशन की वजह से, यानी कि आपको एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पहले कंपोजिशन लेवी चूज करने से पहले एक कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी कि जो मेरा मार्जिन है उस मार्जिन का 18%, यानी कि मुझे अपने वैल्यू एडिशन पे टैक्स देना होता है, तो अगर आपका 18% टैक्स रेट है, मैं एज्यूम कर रही हूँ अपने मार्जिन का, लेट सपोज 18% वो है, एक वो अमाउंट आपको कैलकुलेट करनी है, प्लस आपका जो आउटपुट है, आप जो सेल प्राइस रख रहे हो, सेल प्राइस का वो 1 या 2 या आधा परसेंट या 2.5% जितना भी आपको कंपोजिशन में पे करना है, वो अमाउंट, दोनों में से कौन सी अमाउंट ज्यादा है, तो जो आपकी अमाउंट ज्यादा होगी वही आपको डिसाइड करेगी कि आपको कंपोजिशन लेने का बेनिफिट है कि नहीं है, राइट। देन आपका प्रोडक्ट कितना कॉम्पिटिटिव है। अच्छा, कुछ ऐसी कंडीशन होगी जहां पे कंपोजिशन लेने का आपको कभी कोई लॉजिक नहीं बैठेगा, मतलब आपको कभी भी कंपोजिशन नहीं लेना चाहिए अगर आप किसी B2B सेल कर रहे हैं। B2B सेल का मतलब जो आप किसी सप्लायर को ही सेल कर रहे हैं, तो आपको कंपोजिशन का बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आप क्रेडिट पास ऑन नहीं कर पाओगे। कंपोजिशन लेने का बेनिफिट आपको सिर्फ उसी कंडीशन में है जब आप एंड कंज्यूमर को सेल करते हो, उस कंज्यूमर को जिसको उसके बिल पे आया हुआ जो क्रेडिट है उसको यूटिलाइज नहीं करना, जो उस बिल को क्रेडिट को यूटिलाइज नहीं करेगा, क्योंकि आप क्रेडिट पास ऑन नहीं कर सकते, राइट। तो आपके लिए तभी सिर्फ कंपोजिशन लेवी बेनिफिशियल हो सकती है अगर आपको कंज्यूमर को सेल करना है। फर्स्ट कंडीशन, अगर आप कंज्यूमर को सेल नहीं करें तो आप कभी भी कंपोजिशन, मतलब आपके लिए कभी प्रॉफिटेबल नहीं आएगी वो। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पे ये है कि जो लोग आपसे परचेज करेंगे, ऑल्दो मैंने जब कहा कि आप क्रेडिट पास ऑन नहीं कर पाओगे तो वहां पे भी ये है, लेकिन आईटीसी के प्रोविजन में स्पेशली भी इसको मेंशन किया गया है कि जो लोग आपसे गुड्स परचेज करेंगे वो उन गुड्स पे कोई भी आईटीसी यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, तो आईटीसी आपके बायर को कभी भी नहीं मिलेगा। तो ये हमारे बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन थे कंपोजिशन लेवी के लिए कि कंपोजिशन डीलर को किन किन टर्म्स एंड कंडीशन में काम करना है, आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है। अब कहाँ पे आपके लिए हार्डशिप हो सकती है, अगर आप अनरजिस्टर्ड से परचेज करते हो, सारे के सारे सब पे आपको टैक्स पे करना है, आप रजिस्टर्ड से भी कर रहे हो तो आपको इनपुट पे तो टैक्स देना है, लेकिन आप ना उसको यूटिलाइज कर सकते हो ना आप आउटपुट पे टैक्स चार्ज कर सकते हो। थोड़ा सा बेनिफिट आपको इन टर्म्स ऑफ रिटर्न मिल रहा है, तो वही मैं आपको ये चीज जरूर बोलूंगी कि इसका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फर्स्ट वाली वीडियो में अच्छे से देखें, साथ में आप इसकी टर्म्स एंड कंडीशन देखें, और उसके बाद बहुत समझदारी से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कंपोजिशन लेना है कि नहीं। कंपोजिशन लेवी के रूल्स ऑलरेडी डोमेन में, पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं, जो कि ऑलरेडी अप्रूव भी हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं तो उन रूल्स की कॉपी हम आपको अवेलेबल करा सकते हैं, तो उसके लिए आपको पता है कि आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना है और साथ में अपनी ईमेल आईडी पोस्ट करनी है। आपकी कोई भी क्वेरी है कंपोजिशन लेवी से रिलेटेड तो प्लीज आप वो क्वेरी हमें लिखें डिटेल में। आपकी क्वेरी जितनी आप डिटेल में लिखेंगे, जितना उसकी बैकएंड बता के, उसकी बैकग्राउंड कंडीशन बता के, उतना हमारे लिए आसान होगा रिप्लाई करना। एक लाइन में या 2 लाइन में आप क्वेरी लिखेंगे तो क्या होगा कि उसकी पूरी बैकग्राउंड नहीं पता होगी और उसके बिना उसको आंसर करना गलत हो सकता है, क्योंकि छोटी छोटी बातों से कई बार आपका आंसर चेंज हो जाता है। तो इसके साथ मैं आज के वीडियो क्लोज करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल।